नोटपैड फाइल और आज की डेट की HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स की फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पर। आते ही नहीं आने लगी, अभी तो मैंने पढ़ाना भी शुरू नहीं किया है। तो हमने प्लेस होल्डर तक का पार्ट कंप्लीट किया था। प्लेस होल्डर के आगे हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का क्या यूज होता है, कौन बताएगा? अच्छा, मतलब यूजर का इनपुट जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, और जब तक वो इनपुट नहीं करेगा कुछ तब तक आगे फॉर्म प्रोसीड नहीं करेगा, है ना। इसलिए हम लोग रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। The input required attribute specified that an input field must be filled out before submitting the form. So किस किस फील्ड पर एप्लीकेबल होता है? टेक्स्ट, सर्च, URL, टेल, ईमेल, पासवर्ड, डेट पिकर्स, नंबर, चेकबॉक्स, रेडियो एंड फाइल। मेजर जितने भी हैं सभी के ऊपर ये काम करता है। So जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक यूजर नेम के ऊपर इसको ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक टाइटल का यूज़ किया, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह से लिख कर आ जाएगा, और जैसे आप इसमें कोई यूज़र नेम पास कर दोगे लाइक एडमिन, तो देखो डेटा सबमिट हो रहा है ना। तो रिक्वायर्ड अपने को क्लियर। रिक्वायर्ड के बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है स्टेप। स्टेप कौन बताएगा? पढ़ रखा है हम लोगों ने। अजय, स्टेप का काम किया था। अगर हमारा इनपुट टाइप नंबर है या इनपुट टाइप रेंज, तो क्या होता है, नंबर में आपको एक अप एंड डाउन एरो का ऑप्शन आता है फील्ड के अंदर, जैसे कि आप यहाँ देखोगे, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्टेप को डिफाइन नहीं करते हैं तो ये 1 बाय 1 इंक्रीज होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, और नेगेटिव भी जा सकता है। करेक्ट। स्टेप में हमने लिखा है पर 3 स्टेप जंप करेगा, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे -3 या 0 या +3, उसमें एड ऑन होगा 6 9, इस तरह से स्टेप आपका काम करता है। द इनपुट स्टेप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द लीगल नंबर इंटरवल्स फॉर एन इनपुट फील्ड। ऑनलाइन स्टूडेंट ऑडियो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। एग्जाम्पल, इफ स्टेप इक्वल टू 3, लीगल नंबर्स कुड बी -3, 0 3 6 एंड मैनी मोर, जितने भी आप इसमें ऐड करते जाएंगे। टिप: This attribute can be used together with the max and min attributes to create a range of legal value. कहाँ ट्राई कर सकते हैं? नंबर, रेंज, डेट, डेट टाइम लोकल, मंथ, टाइम और वीक। तो हमने उसमें तो ट्राई कर ही रखा है ऑलरेडी स्टेप को नंबर्स के साथ, जहाँ पर हमने क्वांटिटी वाले के एग्जांपल क्रिएट किया था, उसमें मिनिमम क्वांटिटी भी हमने सेट किया था और अप टू भी हमने सेट किया था। Input restrictions are not foolproof and JavaScript provides many ways to add illegal input. To safety restrict input, it must also be checked by the receiver, means server. तो आगे जब आप थोड़ा एडवांस लेवल पर जाओगे तो आप वैलिडेशन 2 तरह से लगा सकते हो। एक तो ये हमने लगा दिया स्टेप, एक आप JavaScript ट्रिगर करा सकते हो, एक हम लोग बैकएंड लैंग्वेज में जैसे PHP से वैलिडेशन लगा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे तरीके होते हैं। नेक्स्ट है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस का काम क्या होता है? मान लीजिए कि ये फाइल हमने यहाँ रखी हुई है और आपने पेज को रीलोड किया है, तो कर्सर देखो कहाँ गया? इस फील्ड के अंदर। तो ये क्या हुआ, अगर मैं इस फाइल को नोटपैड पे ओपन करूँ यहाँ से, ये अपनी फाइल है और यहाँ नोटिस करना मैंने क्या लिखा है कीवर्ड ऑटो फोकस। ऑटो फोकस लिखने से कर्सर डिफॉल्ट उसी फील्ड में आएगा जहाँ पर आपने लिखा होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्म है जैसे कि फ्लिपकार्ट, या मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जीमेल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बट कोई नहीं, चलिए। जीमेल में हम साइन इन करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ से साइन इन चूज़ किया, कर्सर ऑटोमेटिक कहाँ पर आया? इनपुट में आ गया ना अपने आप, जबकि हमने तो क्लिक ही नहीं किया। हमने क्या किया? हमने तो सिर्फ लिंक ओपन किया। देखो दोबारा से देखो,
मेरा माउस यहीं पर ही है, इसी जगह पर, लेकिन यहाँ ऑटो फोकस है लगा हुआ, ठीक है। तो ये हो सकता है जावास्क्रिप्ट से भी कराया जाए, और हम लोग इसको HTML से भी कर सकते हैं। तो चलो चेक करके देखते हैं क्या HTML वगैरह है यहाँ पर। नहीं तो देखो यहाँ पर टाइप है, क्लास है, ऑटो कंप्लीट है यहाँ पर लगा हुआ, स्पेलिंग चेक है, ऑटो कैपिटलाइज भी है यहाँ पर, आईडी डायरेक्ट। फिलहाल तो इसमें ऑटो फोकस जो है आपका जावास्क्रिप्ट से ट्रिगर कराया गया। अब मान लो कि मेरे पास एक फॉर्म है, ये तो हो गया इसका एग्जांपल। फ्लिपकार्ट का भी चेक कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट के अंदर आइए और किसी भी पेज पर जाइए और वापस से होम पेज पर आइए, बट इसका यहाँ काम करता नहीं है, इनकॉग्निटो पे चलता है मेरे कंप्यूटर। फ्लिपकार्ट, किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक एंड बैक टू होम। कर्सर कहाँ रहा है बाय डिफॉल्ट, एंटर ईमेल और मोबाइल नंबर। चलिए इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ऑटो कंप्लीट, इसको भी बेसिकली उसी से ही कराया गया है, जावास्क्रिप्ट से कर्सर को रिडायरेक्ट कराया गया। इसमें ऑटो कंप्लीट का इस्तेमाल नहीं है। नहीं, वो ऑटो कंप्लीट अभी आगे मैं आपको बताऊंगा ऑटो कंप्लीट का काम होता है। वैसे मैं पढ़ा चुका आपको भी, मैंने यहाँ कर्सर रखा तो ये ऑटो कंप्लीट होता है, अपने आप जो सजेशन आते हैं। जैसे चलो इसका दिखा देता हूँ टाइप, थोड़ा सा मुझे अपने फिर सर्वर पे जाना पड़ेगा। सी ड्राइव के अंदर हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे अपना सर्वर के अंदर हम लोग यहाँ से कंट्रोल पैनल स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल पैनल मे मंथ, देखो यहाँ पर हम चाहते हैं यूजर नेम हमारा कर्सर डिफॉल्ट आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जो ये फाइल है इंडेक्स, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। ये हमारा VS कोड है और ये इसका यहाँ पर कोड अवेलेबल है इंडेक्स। हमने डिफ़ॉल्ट कर्सर यहाँ लेकर आना है, रिक्वायर्ड तो है ही, क्योंकि अगर यूज़र डायरेक्ट आगे बढ़ेगा लॉगिन के लिए प्रोसीड करेगा तो क्या लिखा था, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कर्सर भी इस तरह से यहाँ पर एक्टिव हो जाए। तो डिफाइन करेंगे ऑटो फोकस। फाइल को जरा ओपन करिए, जैसे कि यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, कर्सर कहाँ आ गया, डिफॉल्ट आ गया उसी जगह पर। तो जो काम जावास्क्रिप्ट से किया जा रहा है वो काम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML5, और कीवर्ड का नेम क्या है, ऑटो फोकस। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट आपने पास करना है। ऑटो फोकस आई थिंक क्लियर हो गया अच्छे से। तो the input autofocus attribute specifies that an input field should automatically get focus when the page loads। तो यहाँ पर हम पेज में कहीं भी रहेंगे, ये ऑटोमेटिकली मुझे उसी जगह पर ले आएगा जहाँ पर हमारा ऑटो फोकस होगा। नेक्स्ट है विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। ये जनरली आपने इनपुट टाइप इमेज के साथ यूज़ करना है। अब मैंने आपको जब इमेज IMG/SRC के अंदर भी पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको विड्थ और हाइट ज़रूर डिफाइन करना चाहिए। क्यों डिफाइन करते हैं हाइट हम लोग, और ना करें तो क्या नुकसान होगा, लगा दे तो क्या फ़ायदा होगा। दोबारा था क्या करूँ? नहीं नहीं नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो तो ना लगाए तब भी दिखेगी। अच्छा, जानवी आपका क्या कहना है? इमेज में हाइट अगर हम लोग ऐड करें या ना करें तो कोई नुकसान है उसमें या फ़ायदा है? वो तो बैकग्राउंड में होता है ना, हम तो IMG/SRC एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सवाल को ध्यान से सुनो।
कोर्स जवाब है इस बात का। चलो तो ये देखो, ये हमारे पास हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट है। चलो मैं इससे इसकी विड्थ और हाइट वापस ले लेता हूँ। क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए? अच्छा चलो मैं रिलोड करता हूँ और देखता हूँ क्या कोई फ़र्क पड़ा इसमें। तो लगाने से क्या बेनिफिट हो रहा है? हाँ देखो, तब भी उतने को तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट, कुछ तो फ़ायदा होता होगा ना। वैसे तो सामने लिखा हुआ है कि उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। देखो क्या होता है ना कि अगर आप इमेज को कभी भी ब्राउज़र में लोड करा रहे हो, बैकग्राउंड की मैं बात नहीं कर रहा, फोरग्राउंड की बात कर रहा हूँ। फोरग्राउंड बोले तो जहाँ पर इमेज इस तरह से ड्रैग हो जाती है, दिस इज अ फोरग्राउंड, ठीक है। तो फिलहाल मैंने पेज के यहाँ जूम किया, अगर मैं इसको इस तरह से रख दूँ तो ये हमारी इमेज का ओरिजिनल साइज है फिलहाल। तो देखो इसका जो विड्थ और हाइट है वो कितना 13548, आई थिंक यही हमने कुछ यहाँ पास किया होगा। देखो अगर आप नहीं डिफाइन करोगे तो क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। ना रखने से भी आपकी इमेज को डिस्प्ले होने में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगा, आपकी इमेज वैसे की वैसी ही दिखाई देगी। बट टेक्निकली क्या होने वाला है, सपोज करो आप किसी रिमोट एरिया में हो और नेट की स्पीड बहुत स्लो है, तो इमेज तो लोड होगी नहीं, टेक्स्ट कंपैरेटिवली लाइट होता है इमेज के, तो इमेज की जगह पर टेक्स्ट लोड हो जाएगा। अब क्या होगा, इमेज की विड्थ और हाइट ना होने की वजह से वो एरिया जो है इमेज का ब्लॉक नहीं बनेगा, तो इमेज की जगह पर जब तक इमेज नहीं आएगी उसकी जगह कौन ले लेगा, टेक्स्ट। और जब इमेज लोड होगी तो आपकी वेबसाइट पे एकदम से झटके से इमेज डिस्प्ले होगी और एकदम से पेज आपका हिल जाएगा। ऐसा ना हो उसके लिए विड्थ और हाइट ज़रूर से डालना है। नॉर्मली आपको कोई फ़र्क पता ही नहीं लगेगा, डालो या मत डालो, लेकिन स्लो कनेक्शन पर ये प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिलेगा। दूसरा, अगर आपका यूआरएल गलत हो गया तो भी आपका एरिया जो इमेज ने एक्वायर करना चाहिए वो चला जाएगा। तो यहाँ पर आप छोटा सा एग्जांपल देखें, रिसेट बटन की पोजीशन को देखो। यहाँ पर अगर मैं ये विड्थ और हाइट इसमें से हटा देता हूँ और मैंने इमेज का यूआरएल गलत कर दिया, मैंने इसका नाम कर दिया सबमिट्स। अब जरा रिलोड करते हैं पेज को तो देखो फ़र्क पड़ा, यानी कि एरिया चेंज हो गया। लेकिन अगर यहाँ विड्थ और हाइट होता तो ये नहीं होता, ये वैसे के वैसे ही होता, समझे। तो अपना एरिया रिजर्व रहे उसके लिए विड्थ और हाइट ज़रूर से डालो, ठीक है। अब जब इमेज आया तो ये हमारा बटन नीचे आए। बाय डिफ़ॉल्ट इमेज के साथ क्या कंडीशन होता है कि उसका जो अलाइनमेंट होता है हमें सेट करना पड़ता है, कहाँ पर जो नेक्स्ट वाली चीज़ है इधर आएगी अपनी। मैंने आपको एक एट्रीब्यूट और सिखाया था ना इमेज के साथ, जैसे कि अलाइन। तो लास्ट क्लास में जब रिवीजन चला तो मैंने पैराग्राफ के अंदर आपको अलाइन, एच स्पेस, ये सारी चीज़ें सिखाई थी, तो वो चीज़। तो अब आपको विड्थ और हाइट ध्यान रहेगा, विजुअली आपको ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा। स्लो स्पीड के टाइम पर आप इस प्रॉब्लम को फेस करोगे कि ना रखने से क्या हो रहा है ना। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लीजिए टेक्निकली। द इनपुट हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन इनपुट टाइप इमेज एलिमेंट। Always specify both the height and width attribute for images. If height and width are set, the space around for the image is reserved when the page is loaded. Without these attributes, the browser does not know the size of the image and cannot reserve the appropriate space to it. The effect will be that the page layout will change during loading while the image loads. लेआउट चेंज होगा क्योंकि जहाँ इमेज आना था उसकी जगह पर टेक्स्ट आएगा, जैसे इमेज लोड होगा टेक्स्ट झटके से नीचे आएगा, जो कि एंड यूज़र के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है लिस्ट। लिस्ट एट्रीब्यूट को आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ एक और एट्रीब्यूट चलता है डेटा लिस्ट, सॉरी एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनपुट टाइप list attribute refers to a data list elements that contain predefined options for an input element। तो कोड पर एक नज़र डालेंगे पहले। क्या है हमारा इनपुट
ठीक है। और हमने यहाँ पर डिफाइन किया लिस्ट। लिस्ट में आप कुछ भी नेम रख सकते हो जो भी आपका दिल करे, संता बनता सोन, लेकिन टॉपिक के अकॉर्डिंग रखोगे ज़्यादा सही रहेगा। हम लिस्ट किसकी खोलना चाह रहे हैं? ब्राउजर्स की। तो हमने ब्राउजर्स लिख दिया। जब आप डेटा लिस्ट डिफाइन करोगे तो आईडी में आपको वही नेम बताना है जो आपने लिस्ट में डिफाइन किया है, तभी वो फंक्शन करेंगे। अब हमने यहाँ पर देखो ऑप्शन में लिख दिया वैल्यू एज फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा एंड सफारी। और जब आप यहाँ रिलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करते हैं कि लिस्ट ओपन हो जाएगी। प्री लोडेड ऑप्शन अगर आपको देने हैं। अब हो सकता है कि भाई यहाँ पर बहुत सारे सिमिलर एक जैसे हो, जैसे क्रोम, क्रोमा, तो क्या होगा जब आप टाइप करना स्टार्ट करोगे डेटा अपना फिल्टर भी हो जाएगा, ठीक है। या जैसे लिखा फायरफॉक्स तो बाकी से बढ़ के देखो ओनली फायरफॉक्स रहेगा। तो ये कुछ ऐसे ही है सम सॉर्ट ऑफ, जैसा गूगल ओपन करते हो और जब आप कर्सर यहाँ रखते हो तो नीचे लिस्ट ओपन हो जाती है प्रीलोडेड फीचर की, है ना। नेक्स्ट ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट क्या होता है कि आप कहीं पर जब कर्सर रखते हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ फर्स्ट नेम आपको दिखाई देंगे, यहाँ अगर जाओगे तो लास्ट नेम आपको दिखाई देंगे। तो ये होते हैं आपके ऑटो कंप्लीट। तो जैसे कि इस फॉर्म में हम लोग समझेंगे द इनपुट ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेदर अ फॉर्म और एन इनपुट फील्ड शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ऑन होता है, बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा। जब भी आप कहीं पर लॉगिन साइन अप करते हो और जब इन फ्यूचर वहाँ पर आप दोबारा पहुँचोगे, कर्सर रखते वहाँ पर सजेशन ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाए। दिस इज ऑटो कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑटो कंप्लीट अलाउज द ब्राउजर टू प्रेडिक्ट द वैल्यू व्हेन अ यूजर start to type in a field. The browser should display options to fill in the field based on earlier types value. अब जैसे कि मैं अपने एग्जांपल में जाता हूँ, एडमिन, मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ से स्टूडेंट्स में आता हूँ और मुझे एक नया स्टूडेंट ऐड करना है। अगर मैंने पहले किसी का यहाँ जिक्र किया होगा, कोई डेटा सेव हो, देखो सब आ गया ऑटो कंप्लीट, समझ आया। अगर मैं ऑफ कर दूँ तो ये नहीं होगा, यानी कि मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ, दोबारा से यहाँ आता हूँ स्टूडेंट को ऐड करने के लिए, तो मुझे सजेशंस आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ईमेल में जाओगे तो ईमेल के सारे सजेशंस आपको मिलेंगे, मोबाइल में जाओगे तो कौन कौन से नंबर हमने यहाँ पर सबमिट किए, इस तरह की चीज़ें। तो ऑटो कंप्लीट यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों जगह पर है। ईमेल पर मैंने ऑटो कंप्लीट को पर्पसली बंद किया है, नहीं आ रहा ना कोई। बट अगर मैं ऊपर अगर देखूँ कहीं पर, अगर मैंने इनपुट टाइप ईमेल डिफाइन किया होगा, वैसे वो इनपुट टाइप वाली फाइल अलग है, इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं है इसमें। तो वो एक क्लास पहले हमने कंप्लीट किया था, उसकी फाइल ओपन करेंगे, ईमेल, ये देखिए। तो ईमेल सारे आ रहे हैं सजेशन में, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक छोटा सा चेंज किया और उस चेंज का नाम क्या है, ठीक है। मैंने पूरे फॉर्म का ऑन रखा है बट स्पेसिफिक फील्ड का मैंने जाके क्या किया, ऑफ कर दिया। आप ऑन ना भी करो तब भी डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है, ठीक है। तो आपको ऑफ करना होता है जिस फील्ड में आपको नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि फ़ोन नंबर और ईमेल अगर कहीं से मैं यूज़र से कैप्चर कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिक ना आए। पता चला गलत नंबर उसने लिख रखा हो तो गलत नंबर सबमिट हो जाएगा आपको, तो वो लिखे उस चीज़ को जब फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फाइल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म एट्रीब्यूट्स, बड़े काम की फाइल है। आपने सबके एट्रीब्यूट पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इसके एट्रीब्यूट, फॉर्म एलिमेंट।
फॉर्म एट्रीब्यूट देखिए क्या होता है कि नोटपैड पर आते हैं वापस, इसको बंद कर देते हैं VS कोड को। ये एक फॉर्म टैग है हमारा। फॉर्म एलिमेंट के अंदर हमने एक बनाया है फर्स्ट नेम और उसके लास्ट में क्या है, सबमिट करने के लिए बटन। लास्ट नेम को हमने पर्पजली फॉर्म टैग से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई मैंने लिखा जैसे डोनाल्ड और मैंने यहाँ लिखा डक और मैं फॉर्म को सबमिट करने जा रहा हूँ, जबकि ये लास्ट नेम फॉर्म का पार्ट नहीं है, ठीक है। जब सबमिट करते हो तो ऊपर क्या लिखा रहा है, डोनाल्ड डक लिखा रहा है। डोनाल्ड डक कैसे आ गया, जबकि फॉर्म से तो बाहर था डक, है ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ डिफाइन किया होगा, उसको ज़रा समझो। अभी तक हमने फॉर्म में आईडी को नहीं समझा था। एक नया एट्रीब्यूट क्या है, आईडी। अगर आपका कोई फील्ड फॉर्म से बाहर है तो आपने क्या लिखना है, फॉर्म इक्वल टू आईडी का नेम, और ये देखो इसके साथ एसोसिएट हो गया। अगर मैं ये ना लिखूं क्या होगा, समझते हैं। मैं लिखा अरीना और एनिमेशन, डेटा को सबमिट किया तो ओनली अरीना ही सबमिट हो रहा है, एनिमेशन सबमिट नहीं हो रहा है। तो कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मुझे फॉर्म टैग से बाहर काम करना होता है, तो उस केस में आप इस तरह से काम करोगे, आईडी और यहाँ पर फॉर्म इक्वल टू आईडी का नेम, और अब आपके दोनों डेटा सबमिट होंगे, ठीक है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि एक सिचुएशन आपको दे दी जाएगी, भाई आपके पास दो फॉर्म फील्ड है, एक फॉर्म टैग के अंदर है, एलिमेंट के अंदर, और एक बाहर है, मुझे दोनों को सबमिट करना है, कैसे होगा। तो पता होना चाहिए कि फॉर्म को आईडी असाइन करना है और आईडी को नीचे फॉर्म इक्वल टू में पास करना है, तो काम कर जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको जरा समझ लो। द इनपुट फ्रॉम एट्रीब्यूट, फॉर्म एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फॉर्म the input elements belong to, the value of this attribute must be equal to the id attribute of the form element. The input field located outside of the HTML form but still a part of the form just because of id और form के equal to हमने id का नेम पास किया। नेक्स्ट आता है फॉर्म एक्शन, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स इस तरह से डिज़ाइन होती है कि एक ही गेटवे से दो लोग एंट्री कर रहे होते हैं, मतलब एडमिन भी और कोई दूसरा पर्सन जो एंड यूज़र होगा, कंज्यूमर होगा, वो भी। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, भाई अरीना की वेबसाइट है, वहाँ पर एक स्टूडेंट भी लॉगिन कर पा रहा है और फैकल्टी भी लॉगिन कर पा रहा है। तो लॉगिन एज ए स्टूडेंट या लॉगिन एज ए फैकल्टी, लेकिन यूज़र नेम पासवर्ड हमारा जो रहेगा वो सेम ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट आती है कि एक फॉर्म दो अलग तरीके से सबमिट किया जा सकता है। So the input form action attribute specifies the URL of the file that will process the input when the form is submitted. So this attribute overrides the action attribute of the form element. The form action attribute work with the following input types, submit और image. क्योंकि किसी भी फॉर्म को सबमिट कराने के लिए या तो इनपुट टाइप सबमिट होता है या फिर इनपुट टाइप इमेज, दोनों ही सबमिट करने का काम करता है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर इस फॉर्म में हमने एक प्राइमरी अपना एक्शन लगाया कि भाई फॉर्म जो है वो इस बटन से गूगल पर सबमिट होगा। वहीं पर हमने दूसरे में क्या किया, हमने यहाँ पर मेंशन किया कि फॉर्म एक्शन जो है वो क्या है, याहू। एडमिन वाला बटन यूज़र को याहू की तरफ लेके जाएगा और सबमिट वाला बटन यूज़र को गूगल की तरफ लेके जाएगा, यानी कि दो तरह से एक ही फॉर्म में हम साइन इन साइन अप कर सकते हैं। आईडी का यहाँ कोई काम नहीं, इसको हम लोग हटा देंगे। तो चलिए ट्राई करेंगे। यहाँ पर अरीना एनिमेशन हमने सबमिट किया, डेटा कहाँ आता है, गूगल में। बैक करेंगे, इसी फॉर्म को सबमिट करते हैं, डेटा कहाँ पर आ गया, याहू के अंदर। तो एक साइन इन स्क्रीन के अंदर दो तरह के लोग लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म का इनक्रिप्शन टाइप, अब ये क्या होता है, यहाँ पर देखो ये फॉर्म एलिमेंट है, ENC बोले तो इनक्रिप्शन, और उसका क्या है, टाइप। The input form encryption attribute specifies how the form data should be encoded when submitted. Only for form with method post. अभी तक हम लोगों ने मेथड का जिक्र नहीं किया था, अब यहाँ पर एक मेथड आया है, लेकिन मेथड हम लोग इस टॉपिक के बाद में डिस्कस करेंगे। The input form encryption type attribute specifies how the form data should be encoded when submitted. Only for forms
will method post. This attribute overrides the encryption attributes of the form element. The form encryption attribute work with the following input types: submit और image. अब यहाँ पर हमारे पास दो बटन है अगेन, जैसे कि यहाँ पर थे, एक में हम लोग विदाउट इनक्रप्शन कर रहे हैं और एक में विद इनक्रप्शन हम लोग सबमिट करेंगे. फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि स्टैटिक में ये काम ही नहीं करता है. इसके लिए डायनामिक होना जरूरी, यानी कि कोई बैकएंड लैंग्वेज जैसे कि PHP, JSP, ASP, नोड, इस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए. तो फिलहाल ये काम नहीं करेगा, बट आपको प्रैक्टिकली इसको अगर समझना है तो हम यहाँ से VS कोड अपना ओपन कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट और अपने इसी बैच के हम लोग अंदर आएंगे. यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमने एक इमेज अपलोड करने का ऑप्शन बना रखा है. CRUD ऑपरेशन. अच्छा, तो यहाँ पर डेटाबेस हमारा मिसिंग है, इसलिए काम नहीं करेगा. कोई बात नहीं. तो और पीछे आते हैं. मैंने एक फाइल अपलोडिंग का सिस्टम सिखाया था किसी क्लास में. हम यहाँ से एक फाइल ओपन कर लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ से क्या, देखो ध्यान रखना, जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये वाला इनक्रप्शन टाइप, ये कहाँ लगेगा? एक तो फॉर्म का मेथड पोस्ट होगा, दूसरा जब आप इनपुट टाइप फाइल का इस्तेमाल करोगे, जब कोई डेटा हम लोग अपलोड करवाते हैं, चाहे वो PDF हो, डॉक हो, JPG हो, कोई भी किसी भी तरह का इमेज, तब आपने इसको यूज़ में लेके आना है. तो ज़रा पढ़िए इसके बारे में कि ये आपका इनक्रिप्शन टाइप जो है वो आपके फॉर्म के डेटा को एनकोड करता है, यानी कि उसको इनक्रिप्टेड कर देता है एंड टू एंड. अब यहाँ इसके बारे में देखिए हमने क्या लिखा है. Make sure that the form uses method post. Second thing, the form also need the following attribute: encryption type, multipart, form data. अगर ये आपके फॉर्म में लगा होगा तभी फॉर्म सबमिट हो सकता है, विद कंटेंट अदरवाइज नहीं होगा. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नीचे, हमने एक फाइल यहाँ पर क्रिएट की है चूज़ फाइल के नाम से, और यहाँ से अगर आप कोई फाइल चूज़ करेंगे तो फाइल क्या होगी, अपलोड हो जाएगी. किस फोल्डर में? इस फोल्डर के अंदर जो हमने अपलोड के नाम से बना रखा है यहाँ पर. तो देखो अभी टोटल 5 फाइल्स हैं यहाँ पर. हम कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं. चूज करेंगे. क्या लिखा है? फाइल इज एन image/jpg. फाइल का जो भी नेम है jpg एज्यूम क्या हो गया, अपलोडेड हो गया. इस नाम की फाइल को हम लोग ढूंढेंगे कि क्या ये फाइल हमें यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है कि नहीं. अपलोड होगी फाइल, देखो है ना. तो जरा इसका एक बार फॉर्म ओपन करते हैं, क्योंकि ये आपको देखना भी पड़ेगा. तो फोल्डर में आएंगे, C ड्राइव, XAMPP, htdocs, 332.5, एडवांस फाइल अपलोड, और यहाँ से इस फाइल को राइट क्लिक ओपन विद नोटपैड कर लीजिए. अब नीचे हमने एक फॉर्म बनाया. एक्शन में क्या डाला है हमने? अपना खुद का कस्टम कोड upload.php, जहाँ पर अभी तक आप किसी वेबसाइट का नेम चलाते हो. मेथड क्या है? पोस्ट, और इनक्रप्शन टाइप क्या है? मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा. ठीक है. अब मान लीजिए कि आपने इसको हटा दिया. ठीक है. हम इस फाइल को रीओपन करेंगे. यहाँ से जाएंगे, राइट क्लिक, रीओपन, क्लोज टैब करेंगे, बैक करेंगे, हम वापस उसी जगह पर आ गए. हमने फाइल को ओपन किया, बट दिस टाइम हम इनक्रप्शन टाइप को डिलीट कर रहे हैं. हटा दिया हमने. फाइल को एक बार रीलोड कराइए. अब की बार कोई और नई फाइल चूज कीजिए.
से अपलोड कर दीजिए। क्या हुआ, एरर्स क्रिएट हो गए ढेर सारे। ठीक है, क्या लिखा रहा है, अनडिफाइंड एरे की फाइल टू अपलोड। ठीक है, बट जैसे मैं ये अपना ऐड करूँगा इनक्रप्शन, बैक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, चूज करूँगा अगेन और अपलोड करूँगा, अपलोड हो गया। तो समझ में आया, जब भी आप कोई फाइल अपलोड करा रहे होंगे तभी आपने इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। दूसरा मेथड पोस्ट। अब ये गेट और पोस्ट में क्या फ़र्क होता है, अभी इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया अच्छे से। अपलोडिंग के टाइम पर कुछ भी डेटा अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ, जैसे आप रेज्यूमे कहीं अपलोड करते हैं, कोई प्रोफाइल पिक्चर कहीं अपलोड कर रहे हैं, तो हर एक जगह पर काम करता है। इसको साइड कर देता हूँ। और हमने यहाँ पर देखो इसको किस तरह से मेंशन किया था। इस फॉर्म में कोई भी हमने नहीं डिफाइन किया, लेकिन इस वाले फॉर्म पर हमने क्या लिखा था, फॉर्म में इनक्रिप्शन टाइप। फॉर्म इनक्रिप्शन टाइप में क्या था, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। यानी कि अगर मैं इस बटन से अगर इमेज भेजने की कोशिश करूँगा, अपलोड करूँगा तो नहीं होगा, इससे करूँगा तो हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और हमने यहाँ पर फॉर्म मेथड भी लगाया हुआ है, पोस्ट। अब हमारा टॉपिक आता है, इसके अंदर गेट और पोस्ट दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखो, जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं ना, ठीक है, और अगर यूआरएल में वो इस तरह से विजिबल हो जाता है तो ये होता है गेट। बाय डिफ़ॉल्ट मेथड गेट ही होता है। ठीक है, आपको सेट करना पड़ता है पोस्ट। अगर हम मेथड को पोस्ट कर देंगे तो हमारा डेटा क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, यानी कि यूआरएल में नहीं दिखाई देगा। अब इसका एक एग्जांपल समझो, जैसे कि लोकल होस्ट 332.5, हम यहाँ पर ये लॉगिन स्क्रीन है हमारी, मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसमें, और यहाँ से मुझे एक प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो मैं आता हूँ डैशबोर्ड, स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट। अब आप यहाँ कुछ भी लिखो, नोटिस करना वो डेटा यहाँ नहीं दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ जाके एक क्रिएट कर देता हूँ, ईमेल आईडी डिफाइन कर देता हूँ, जेंडर चूज कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं कुछ भी, कोर्स हमने चूज कर लिया, सब्जेक्ट हमने चूज किया, और यहाँ से इसका हमने क्या बोला, यहाँ से रजिस्टर। ध्यान देना ऊपर यूआरएल में। ठीक है, क्या यहाँ पर कुछ आया डेटा, नहीं है ना। नया डेटा यूज़र क्रिएट हो गया इसके अंदर। मैं अगर डिलीट करना चाहूँगा तो डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस फाइल को ओपन करें, आज की डेट की जो फाइल हमारी है, क्या यूज़ किया था हमने मेथड, पोस्ट। तो गेट लिख दोगे चलेगा, नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, गेट। पोस्ट होता है कॉन्फिडेंशियल। अब मान लीजिए कि आप कहीं पर किसी यूज़र का अकाउंट क्रिएट करा रहे हो, वो प्रोफाइल बना रहा है अपना, तो सीधी सी बात है पासवर्ड भी डालेगा। अगर उसने पासवर्ड कुछ लिखा, पासवर्ड फील्ड के इक्वल टू, तो वो पासवर्ड यहाँ रिवील हो जाएगा ऊपर, यहाँ ना हो, उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेट की जगह पर पोस्ट का। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये फाइल्स हैं बनी हुई। तो मुझे जाना चाहिए 9 to 10:30 वाले बैच में। यस, अप्रैल मंथ, करेक्ट। तो ये हमारे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स जो भी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वो जो मैंने आपके लिए टाइप किए थे, ये बहुत पहले टाइप किए, जिसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है। आप सेम ही जगह पर देख नहीं पाओगे क्या लिखने से क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में।
बट बीच में तुम्हारा थोड़ा सा चीज़ें समझ में आए, लिखना सीख जाओ, इसलिए मैंने सब चीज़ें लिख कर सिखाना तुम्हें स्टार्ट किया था। तो एक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, जो कि हमें गूगल पर और उस पर लेके जा रहे हैं, याहू के ऊपर, है ना। फॉर्म इनक्रप्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा जस्ट इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट। ध्यान से देखो, द फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट डिफाइंस द HTTP मेथड फॉर सेंडिंग फॉर्म डेटा टू द एक्शन URL. These attributes override the method attributes of the form element. The form method attributes work with the following input types: submit या फिर image input type, ठीक है। The form data can be sent as URL variable with method equal to get or as HTTP post transaction with method equal to post. Notes on get. Get में क्या होगा, अगर आपने मेथड पोस्ट नहीं डिफाइन किया होगा, अपेंड्स द फॉर्म डेटा टू द URL इन नेम एंड वैल्यू पेयर। यानी कि आपने यहाँ से कुछ भी मैसेज पुट किया अपना फॉर्म में, ठीक है, आप यहाँ जाके लिखेंगे तो क्या होगा, नेम और वैल्यू के पेयर में डेटा यहाँ पर रिवील हो जाएगा। हेलो, तो ये हमने देखा कि अगर आपका मेथड क्या रहेगा, गेट, तो नेम और वैल्यू के पेयर में डेटा आपको रिवील होगा गेट के अंदर। नीचे आता है, नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डेटा, जैसे कि पासवर्ड, कोई पेमेंट का अगर आप काम करा रहे हैं। द सबमिटेड डेटा, द सबमिटेड फॉर्म डेटा इज विजिबल इन द URL, जैसे कि आपने यहाँ देखा ऊपर टॉप में रिवील हो जाएगा, जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ दिख जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ कि कितना सेंसिटिव होता है। हमने इस फाइल का कॉपी किया पार्ट और नोटपैड में हम ले आते हैं इसको, और मैं यहाँ पर इस फील्ड का जो टाइप है फिलहाल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, पासवर्ड, ठीक है। अब आप यहाँ नोटिस करें, जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो कॉन्फिडेंशियल है। आपको तो नहीं पता मैंने क्या लिखा, लेकिन जब मैं सबमिट करूँगा तो ये देखो यहाँ पता चल गया कि मैंने क्या सबमिट किया था, समझ गए। तो यानी कि सारा पासवर्ड जो आपने लिखा सब रिवील हो गया किसी को। अब आपके बाद में कोई भी आके कंप्यूटर पर आएगा तो हिस्ट्री में वो डेटा दिख जाएगा कि आपने यहाँ पर क्या सबमिट किया, तो वो ना दिखाई दे, इसलिए हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि जस्ट आपको समझाने के लिए था। द लेंथ ऑफ अ URL इज लिमिटेड टू 2448 कैरेक्टर, यानी कि 2048 कैरेक्टर्स के अंदर ही आप डेटा सबमिट कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट है, इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। कैरेक्टर ना कि वर्ड, ABCD, ठीक है, टोटल इतना ही डेटा सबमिट हो सकता है। अब मान लो कोई फॉर्म बहुत बड़ा है, फिर तो डेटा सबमिट ही नहीं होगा इसके अंदर, तो ये तो उस कंडीशन में फेल हो गया। यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशन वेयर अ यूजर वांट्स टू बुकमार्क द रिजल्ट, यानी कि सॉरी, हम यहाँ पर गूगल में आते हैं। आपको पता है गूगल में जो भी आप सर्च करते हो वो क्या होता है, हमारा ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो मान लो आपने इसको बुकमार्क कर दिया, डन किया, क्लोज कर दिया। भविष्य में जब भी आप इस फाइल को खोलना चाहोगे तो बुकमार्क में जाओगे, किधर गया, ये रहा, ठीक है। और हमने अभी यहाँ पर अरीना एनिमेशन सर्च किया था, तो देखो एज इट इज बुकमार्क पड़ा हुआ है ना। तो इस तरह के काम के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और नीचे आएंगे, गेट इज गुड फॉर नॉन सिक्योर डेटा लाइक क्वेरी स्ट्रिंग इन गूगल। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था, क्वेरी हमने कहाँ कहाँ ट्राई करके देखा था, गूगल, यूट्यूब,
और आपकी लास्ट क्लास में मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी करके दिखाया था, है ना। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में। अपेंड्स द फॉर्म डेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। अब ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या है, जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में एक जगह से दूसरे जाने के लिए रोड्स होती हैं, वैसे इंटरनेट के वर्ल्ड में प्रोटोकॉल्स होते हैं। यानी कि अगर आपने सर्वर से कोई डेटा लेना है तो जब आप लिखते हो google.com तो रिक्वेस्ट सर्वर में जाती है और वहाँ से उस रिक्वेस्ट से गूगल का पेज आपके पास पहुँचता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आज की डेट में सिक्योरिटी की वजह से स्पैमर हैकर्स इतना परेशान करते, तो क्या होता है, एक और चीज़ आ गया नया, वो है HTTPS, जिसको हम बोलते हैं सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मान लो कि आप गूगल की वेबसाइट पर हो तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर मैं इतना URL यहाँ से कॉपी करूँगा तो देखो क्या लिखा रहा है, S, और यहाँ देखोगे तो एक सिक्योरिटी लॉक लगा दिखाई देगा आपको, कनेक्शन इज सिक्योर। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट पर हो जहाँ पर S नहीं होगा तो वहाँ पर लिखा आएगा नॉट सिक्योर। ठीक है, यानी कि इस वेबसाइट से अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ये सिक्योर नहीं है, कल को तुम्हारे साथ कुछ हो गया 3-5 तो मैं जिम्मेदार हूँ, समझ गए। तो नॉट सिक्योर क्लियरली लिखा आएगा, तो समझ में आ गया HTTP और HTTPS। दूसरा, अगर आप अपनी फाइल कंप्यूटर से सर्वर में डालना चाहते हो तो चलता है FTP, उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप किसी को मेल भेजते हो उसमें चलता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जब वो किसी को रिसीव होता है तो वो होता है POP के थ्रू, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो टोटल 5 प्रोटोकॉल है जिसमें पूरा का पूरा वेब काम करता है। डेटा का जो आदान प्रदान है, गिव एंड टेक हो रहा है, वो इसी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और ये बड़ा ही लाइटनिंग फास्ट है। आप यहाँ लिखते हो google.com, गूगल सीधा अमेरिका से तुम्हारे कंप्यूटर में खुल जाता है ना, इतना तेज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। तो पोस्ट का डेटा हाईली सिक्योर है और कोई लिमिट नहीं, जितना अनलिमिटेड डेटा भेजना चाहते भेज सकते हो। पोस्ट हैज नो साइज लिमिटेशन एंड कैन बी यूज्ड टू सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फॉर्म सबमिशन विद पोस्ट कैन नॉट बी बुकमार्क। मैंने कोई भी डेटा का सबमिट किया हो तो URL में तो कुछ आया नहीं, तो बुकमार्क किया होगा, कुछ भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी फॉर्म को मैं गेट के थ्रू सबमिट कर रहा हूँ और इसी को मैं पोस्ट के थ्रू सबमिट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा अरीना एनिमेशन, गेट में सब रिवील हो रहा है ऊपर, और वही चीज़ जब मैं पोस्ट पर ट्राई करूँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि पोस्ट हर जगह काम नहीं करता। वहीं करा सकते हो जहाँ पर आपका राइट होगा। जैसे मैंने जब लॉगिन किया तो मेरे सर्वर में लॉगिन हो गया था, मैंने एक डेटा बनाया ऐड स्टूडेंट का, तो डेटा बन गया, लेकिन URL में कुछ भी नहीं आया लिखा हुआ, तो वहाँ पर पोस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी HTML के लेवल पर तुम पोस्ट को बस इतना समझो कि पोस्ट का डेटा URL में दिखाई नहीं देता है, गेट का डेटा डिस्प्ले होता है। तो अगर कोई इंटरव्यू तुमसे कोई फॉर्म दिखाकर पूछे सबमिट करा के भी बताओ इसमें कौन सा मेथड चला होगा, लेकिन कोड नहीं देखना है आपने, तो URL को देख के समझ जाना। अगर URL में क्वेश्चन मार्क करके कुछ भी लिखा अगर आ रहा है, इट मीन्स कि गेट है, और अगर कुछ नहीं आ रहा है इट मीन्स कि पोस्ट है, समझ गए। लेकिन पोस्ट का बेनिफिट आप तभी उठा पाओगे जब आप डेवलपर बन जाओगे, वो भी हैवी वाले। नेक्स्ट है टारगेट। टारगेट का काम क्या होता है कि भाई जब हम लोग यहाँ से कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, ठीक है, तो वो कई बार ऐसा होता है सेम विंडो में हो जाता है। हम चाहते हैं कि सेम विंडो में ना हो, एक अलग विंडो में हो, तो उस केस में आप यहाँ पर फॉर्म के अंदर टारगेट यूज़ कर सकते हैं क्या, ब्लैंक। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर इसको ट्राई किया, लिखा हमने अरीना एनिमेशन, तो देखो सेम पेज रिप्लेस हो जाएगा रिजल्ट के साथ, सेम पेज चेंज हो गया, ठीक है। ये अलग है, ये जो मैंने फाइल खोला था उसी रिजल्ट को उसने रिप्लेस कर दिया। बट अगर मैंने टारगेट का इस्तेमाल किया हुआ है तो देखो नया टैब खुल जाएगा, खुला ना नया टैब, पहले वाला एज इट इज है। तो किससे पॉसिबल हो रहा है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर्म टारगेट, ठीक है। तो आप चाहो तो टारगेट ऊपर भी लिख सकते हो। फिर आता है फॉर्म के अंदर नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। अब ये क्या चीज़ है, The input form no validate attribute specifies that an input element should not be validated when submitted. This attributes override the no validate attribute of the form input element. The form
नो वैलिडेट एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप सबमिट। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इस फॉर्म को जब सबमिट किया जाएगा तो मुझे रिक्वायर्ड है, लेकिन दूसरे बटन को मैंने बोला नो वैलिडेशन। तो तुम्हें समझ में आई गया क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा, बोलेगा जी प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी ABCD लिखूँगा, सबमिट करूँगा, कहता है नहीं प्रॉपर ईमेल होना चाहिए। हमने लिख दिया अभी abc@gmail.com। अब ये खुश है, डेटा सबमिट हो रहा है। बट वहीं पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ये बटन मना करेगा, ये बटन विदाउट वैलिडेशन के साथ चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं भेजो। तो अगर आप किसी वैलिडेशन को हटाना चाहते हो तो आपको इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। क्या नाम है इसका? नो वैलिडेट। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नो वैलिडेट एट्रीब्यूट को आप ऊपर भी लिख सकते हो पूरे फॉर्म के साथ, कि भाई मुझे पूरे फॉर्म में वैलिडेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो आपने लिख दिया, आपका काम नहीं किया, डायरेक्ट चला जाएगा। और आपने लिख दिया वैलिडेट, तो उस कंडीशन में चाहिए होगा। तो ये था हमारा फॉर्म। फॉर्म के बाद हमारा मेजर जो पार्ट होता है, जो अभी तक आपने पढ़ा है, HTML खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन एडवांस बाकी है। ठीक है, ये वो HTML है जो मेरी 5th क्लास की बेटी भी से ज़्यादा जानती है। तो बेसिक वाला ख़त्म हुआ है, लेकिन इसको पढ़ाने के पीछे का पर्पस क्या है कि हमें फंडामेंटल अच्छे से समझ में आ जाए। तो वापस आते हैं अपनी फाइल के अंदर और डी ड्राइव, ये है हमारा TTS टाइम 22330। तो ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया इतना पार्ट। ठीक है, ये वो कोर बेसिक पार्ट है जिसमें CSS का हमने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें CSS था, लेकिन ये प्योर HTML है, इसमें CSS बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद और क्या क्या बचता है, तो जैसे HTML में ऑडियो वीडियो भी होता है। ठीक है, उसकी बात करेंगे। ग्राफिक्स भी होता है। ग्राफिक्स को चलाने के लिए जैसे कि एक आपका कैनवस एलिमेंट होता है, उसके साथ जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल होता है। अब सभी लोग मुझे एक साथ सहमति के साथ बताओ कि इतना पार्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया हमें, इसमें कोई कंफ्यूजन है? करके देखा कुछ नहीं? तो एक बार आप अच्छे से करके देख लो, और नेक्स्ट क्लास से HTML फिर से रिपीट होगा। हाँ, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ, नहीं ये वाला नहीं, बेसिक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ शुरू से। अब मैं लिख कर नहीं पढ़ाऊँगा, अब मैं तुम्हें अब टैग पता चलेगा ना किससे क्या लिखा होता है। अब तुम्हारे सामने फाइल होगी, सेम जैसे भी मैंने आपको फाइल दिखाई थी, कोड वहाँ सामने होगा, तुम्हें इसको रिजल्ट देखना है। ठीक है, और मुझे वो एक्सप्लेन करना है तुम्हें। तो दिखा देता हूँ, जैसे कि आपका मॉर्निंग वाला जो बैच है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो ये सब पढ़ा था ना हम लोगों ने स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन, एडिटर, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग। तो मैं अब जैसे इमेज है, अब इमेज के अंदर यहाँ पर आप देखोगे, ये एडवांस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि आप देखो इमेज एलिमेंट ऐसे ही बनाया जाता है, IMG SRC, उसके अंदर ALT होता है। फिर आप यहाँ देखोगे कि ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, इसके बारे में। फिर क्या है, सोर्स एट्रीब्यूट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ALT एट्रीब्यूट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टिप क्या है, ALT जो हम लोग लिखते हैं वो स्क्रीन रीडर जो लोग देख नहीं सकते उनको बोल के बताते हैं। ठीक है, इसके बाद साइज, यानी कि जो भी लोग डिस्कस करते हैं विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट,
हम CSS से भी लिख सकते हैं और विड्थ और हाइट इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग फिर से इस तरह से पढ़ेंगे। कोड आपका पूरा सामने दिख रहा होगा, आप बस बटन दबाओगे, उसका आउटपुट क्या है वो आपको यहाँ पता चल रहा होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें इस चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने खुद लिखना सीख लिया है हर एक चीज़ को, है ना। तो हम लोग ये करेंगे तो इससे हमारा HTML बढ़िया से एक एक माइक्रो प्रॉपर्टीज, मतलब क्या समझो कि कुछ नहीं बचेगा, पूरा सीख जाओगे आप। इसमें सब आपके टाइप्स वगैरह कवर हो जाएंगे, कौन कौन सी फाइल टाइप्स हैं, क्या चीज़ें होती हैं। इसी तरह से फिर CSS चलेगा। ये देखो मॉर्निंग वाला जो हमारा बैच है ना 9 to 10:30, अप्रैल में उनका ये सब पार्ट कंप्लीट हुआ। मार्च में उनकी सिर्फ एक क्लास हुई थी, ये इसी के बैच है। मुकुल ने आया नहीं तो इसलिए इस वाले बैच में। और मई मंथ में उनका CSS जो है एडवांस वाला पार्ट चला है, जो कि ऑलमोस्ट एंड पर पहुंच गया है। ठीक है, CSS खत्म हो गया आज उनका, जिस बैच में तुम थे उस बैच का आज खत्म हो गया CSS। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए ना एक बार पढ़ा के पूरा रिवीजन दोबारा से कराया, खुद लिख के एक एक चीज़ें समझाने के लिए। तो बढ़िया से काम करना, काम मत खराब करना, बिल्कुल भी मेहनत करना अच्छे से, क्योंकि डिज़ाइनिंग वगैरह। अच्छा तुम्हारे एग्जाम्स भी हैं, डेट ट्रिप मिल गई होगी ना। हाँ 22 तारीख से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट है। हाँ तो किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो मोस्ट वेलकम। तो कर पाओगे ना जो मैं PPT के थ्रू आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, है ना। आराम आराम से हर एक चीज़ का, हर एक लाइन का मतलब समझेंगे और घर जाके आप उसको ट्राई करके देखें। ठीक है, एग्जाम्पल फाइल उसके साथ में ही है। ठीक है, और अगर आप लोग उससे खुद पढ़ सकते हो तो और भी अच्छा है मेरे लिए। तो मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ ले चल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद का जो हमारा पार्ट है वो CSS का पार्ट होता है, क्योंकि इसके आगे का जो HTML है वो बिना CSS के नहीं चलता है। CSS उसके लिए आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या नाम है भाई, मयंक, कितनी देर प्रैक्टिस कर रहे हो डेली? 2 घंटे कर रहे? अब से करोगे, चलो अब से भी अगर कर लोगे तो डेवलपर तो बन ही जाओगे। ठीक है, अगर लेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि HTML ध्यान रखना बेस है। कहते हैं ना, अगर घर अच्छा बना रहे हो तो फाउंडेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेस अच्छा नहीं होगा तो दूसरा फ्लोर नहीं टिकेगा, घर कोलैप्स कर जाएगा। अब यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये सोचें कि भाई फोटोशॉप अच्छा नहीं हुआ तो चलो इलस्ट्रेटर बढ़िया कर लेंगे, है ना। क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग क्या है, इंटरकनेक्टेड है। HTML बेस है, उसका लुक एंड फील CSS से आता है, दोनों के बिहेवियर को जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करते हैं, बूटस्ट्रैप इन सबका एक फ्रेमवर्क है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। पहला स्टेप क्लियर नहीं होगा तो दूसरा करने कोई फ़ायदा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सब मिलके एक फाइनल आउटपुट बना के देंगे आप, है ना। तो यहाँ पर ये माइंडसेट बिल्कुल ना रखें। डेली घर पे 2 घंटे वैसे बहुत कम टाइम होता है। ठीक है, अब मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह देना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब आप उन चीज़ों पे काम कर सकते हो। वैसे आपने करना क्या है, अपने अपने कंप्यूटर में ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चला के देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसे मैं अपने किसी GWDD के स्टूडेंट का देखता हूँ, जैसे कि ये स्टूडेंट है, अगर इन्होंने चेंज नहीं किया होगा तो मैं लॉगिन कर पाऊँगा। लॉगिन हो गया। माय डैशबोर्ड, तो व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपकी बुक्स दिखाई देंगी इस तरह से। अब जैसे कि इनके कोर्स में HTML जो होता है, CSS जो होता है, जावास्क्रिप्ट जो होता है, वो आता है बिल्डिंग नेक्स्ट जनरेशन वेबसाइट्स।
इसके अंदर जाएंगे क्लिक करके, थोड़ा वेट कीजिएगा, ये टाइम लेता है खुलने में। सभी लोग ओवी चलाना स्टार्ट करो। वैसे हमने ये किसी ना किसी को भेजा होगा असाइनमेंट, क्या नाम है, कहकशा। आप देखना आपके में ना यहाँ पर असाइनमेंट आ रहा होगा डीसीसी के अंदर, ठीक है। असाइनमेंट पे जब आप टैप करोगे तो एक पीडीएफ खुलेगा। अब ये ना जिसके जिस ईयर के वो हैं क्या कहते हैं एडमिशन्स, उसके हिसाब से है डेटा। तो मैं जैसे तुम्हारे में से किसी बैच का अगर ओपन करूँ तो हमें मिलना चाहिए। बैक करते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप का टॉपिक ओपन करते हैं, मे भी यहाँ दिख जाए। और इसको ना एज ब्राउज़र में चलाएगा, वहाँ पर ये थोड़ा फास्ट चलता है। कि तुम्हारे में से किसका एक्टिव है बताओ जरा। 3 5 6 7 शांत का चेक करके देखते हैं एक बार। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, वेल मैं तुम्हारे से दिखाई क्यों रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने से दिखा देता हूँ। छोड़ो, ट्रैक.एशिया, क्योंकि हमारे में भी आता है ओवी अकाउंट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। तो जो फाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगा ना, उसमें आपकी टाइम लिमिट भी लिखी हुई कि किस टास्क में आपने कितना टाइम लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे तो वहाँ भी आपको टाइम लिमिट मिलेगी कि आपको ये टास्क 1 घंटे में करना है या 15 मिनट में करना है, उसी के हिसाब से। तो सभी लोग कितना कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हो, जैसे कि मुकुल ने बताया कि वो इतनी देर कर रहे हैं। अच्छा, नहीं वैसे फिलहाल समझ नहीं आ रहा तो कितना कितना कर रहे हो। ये तुरंत एकदम बंद, हटाओ, छोड़ो साइड। कितना
और जानवी कितनी देर काम कर रहे हैं? किस किसका खराब है? हासिम घर में हार्ड ड्राइव बेचती उसकी ना होगी हार्ड ड्राइव, ना होगा डेटा। ये देखो, अब यहाँ पर क्या है एक ऑप्शन, सिनेरियो बेस्ड असाइनमेंट। क्लिक करेंगे, पीडीएफ अपने सामने ओपन होगा। तो पहला क्या है, इंट्रोडक्शन टू दी वेब, ठीक है। सेकंड क्या है, इंट्रोडक्शन टू HTML5। अब यहाँ पर आप ये देखोगे, पहला इंट्रोडक्शन टू दी वेब के अंदर हमें टास्क मिला हुआ है। एक कंपनी का एक सिनेरियो दिया गया है, इसमें क्या लिखा है, मेटालिन कंसल्टिंग इज अ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड ऑडिट फर्म लोकेटेड इन Fairbanks, USA. The organization provides various services such as tax services, advisory services, auditing and consulting. The company has a worldwide website which is accessed by all the stakeholders of Metalin Consulting. तो क्या करना है हमें बेसिकली इसके लिए, prepare a report that provides an overview of how a HTML5 website would be beneficial to the organization. List of drawback or limitation of using HTML4 website. आपको ये तो पता चल गया ना कि 4 और 5 में क्या डिफरेंस है। HTML4 में मैंने आपको हर एक जगह पर कंपैरिजन के साथ पढ़ाया है। प्रिपेयर अ लेआउट फॉर द न्यू HTML5 वेबसाइट्स टू बी डेवलप्ड एंड लिस्ट द ब्राउजर्स दैट विल सपोर्ट द न्यू HTML5 वेबसाइट। तो 2014 से हमने थ्योरी में ये पढ़ा था कि HTML5 का रिकमेंडेशन आ चुका है। आज हम लोग 2025 में हैं, तो यानी कि सभी वेब ब्राउज़र जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं सभी इसको अच्छे से सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई फीचर नहीं कि जो पर्टिकुलर कोई ब्राउज़र सपोर्ट ना करता हो। तो आप इसके ऊपर एक रिपोर्ट अपनी तैयार कर सकते हो। दूसरा टास्क क्या है हमारा, 1 घंटे का टाइम लेना है। आपने प्रिपेयर करना है डिज़ाइन टेम्पलेट फॉर द न्यू वेबसाइट, क्रिएट एन HTML फाइल विद डॉक टाइप एंड HTML टैग्स, ऐड द टाइटल टू द HTML फाइल, ठीक है, जिसमें आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम डिफाइन करोगे। इस तरह की चीज़ें आपने इसमें करनी है। तो आप देख रहे हो कि टास्क को आप पढ़ो ध्यान से, तो 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम है उस चीज़ को करने के लिए। ऐसे आपके सारे टास्क हैं, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपने अपने सारे असाइनमेंट धीरे धीरे जितना जितना आपका पार्ट पूरा होता जाएगा सीखते जाना है, बनाते जाना है और सब सबमिट करते जाना है। जब आपके असाइनमेंट मेरे पास यहाँ पहुँचेंगे, A1, A2, A3, A4 ये असाइनमेंट्स हैं, इसके बेसिस पे फिर आपकी रैंकिंग होगी, फिर आपको मिलेगी ग्रेड ABC, ठीक है। अगर जो काम लोग कोर्स ख़त्म होने के बाद करते हैं, अगर आप पहले कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि हमारे पास दूसरी जगह पर जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे इस बच्चे को B मिला हुआ है, ठीक है, इस बैच में सभी के पास B ग्रेड है, अभी इस बैच के पास A ग्रेड है, इसके पास B ग्रेड है। तो जो A में चल रहा है वो सबसे अच्छा बैच ये वाला है, ठीक है। इसमें एक बच्चा है जिसका B ग्रेड है जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वो रेगुलर नहीं है,
ठीक है, बाकी सब बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर। तो ऐसे आपकी भी ग्रेडिंग बनेगी कि आप कितना अच्छा काम करके लेके आ रहे हो। ठीक है, तो ये मैं फाइल डाउनलोड करके आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। कल को कोई ये ना पूछे करना क्या है, तो यही करना है। तो अभी स्टार्टिंग की चीज़ें आप ट्राई करना, आगे की चीज़ें ट्राई नहीं करना है, क्योंकि वो एडवांस लेवल पे जैसे आप जाओगे, जैसे आप देखो सेशन 6 जो स्टाइल शीट की बात हो रही है, तभी तुमने पढ़ा ही नहीं स्टाइल शीट, तो कैसे चला लोगे। तो यानी कि HTML CSS जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप असाइनमेंट वगैरह बना पाओगे, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब इन्वॉल्व हो जाएगी तब तक आपकी। तो इसलिए अपने अपने OV अकाउंट चलाइए, आपको वहाँ पर मिलेंगे कि हमें करना क्या काम है बेसिकली। ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आपका ग्रुप टाइमिंग है 2 to 3:30, और ये है आपकी फाइल, इसको डाउनलोड कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर जियो लोकेशन API भी है, यानी कि जब मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा दूंगा तब आप इसके ऊपर काम करोगे। HTML5 के अंदर वेब स्टोरेज क्या होती है, जो डेटा हमारा स्टोरेज होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों में आप थीम चेंज कर देते हो, लाइट टू डार्क है, डार्क टू लाइट, जैसे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी किया हुआ है। अगर मैं लोकल होस्ट 332.5 में आता हूँ, जब मैं यहाँ लॉगिन करूँगा तो मैं यहाँ से मैंने एक अपना डैशबोर्ड डिज़ाइन किया जहाँ पर मैं अपनी थीम चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने कर दिया डार्क थीम, तो डार्क थीम का मतलब ये हुआ कि मैंने पेज बंद कर दिया। मैं कल को परसों को जब भी इस फाइल को ओपन करूँगा, ये उसी मोड में खुलेगी जिस मोड में मैंने इसको सेट किया होगा। है ना, दिस इज वेब स्टोरेज। तो ये सब आगे की एडवांस चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखेंगे तुम्हारे में इतना एडवांस तक का अगर होगा तो करेंगे डिस्कस। इससे ऊपर चलोगे कैनवस एंड जावास्क्रिप्ट, ये पार्ट आप बहुत जल्दी पढ़ोगे। इसके ऊपर आप देखोगे बिल्डिंग अ मोबाइल वेब एप्लीकेशन है कि रेस्पॉन्सिव, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट है, लूप्स एंड एरे जावास्क्रिप्ट है, ऑपरेटर्स एंड स्टेटमेंट ये जावास्क्रिप्ट है। यानी कि सेशन 12 से आपकी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट है। इसके ऊपर आपका HTML5 में ऑडियो एंड वीडियो जब पढ़ा देंगे तब आप इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट बना पाओगे इसके अंदर ऑडियो वीडियो की हेल्प से। फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई दिया, ये काम आप बढ़िया कर सकते हो। ये पढ़ लो, इसके अंदर क्या लगा है, क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू एक्सेप्ट द कस्टमर डिटेल्स, जैसे मैंने भी आपको बना के दिखाया था। क्रिएट वैलिडेशंस फॉर द इंपॉर्टेंट फील्ड सच एज नेम, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, तो क्या लगा दोगे रिक्वायर्ड। फिर क्या है, क्रिएट पेमेंट डिटेल्स फॉर द यूजर एंड द डिस्काउंटेड ऑफर, क्रिएट लॉगिन डिटेल्स सच एज यूजर नेम पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड फील्ड। मतलब डिज़ाइन करना है, फंक्शनिंग नहीं करानी है अपने को। ठीक है, तो ये टास्क आप कर सकते हो, आपका असाइनमेंट हो सकता है। टेबल आपको बनाना सिखा दिया है, टेबल का टास्क आप कर सकते हो। नेविगेशन आप बना सकते हो, लेकिन इसके थोड़ा CSS आपको चाहिए होगा, लेकिन बिना CSS वाला बना सकते हो। ये डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स एंड CSS3 एनिमेशन, तो जब मैं आपको एनिमेशन CSS के अंदर पढ़ा दूंगा तब ट्राई करना। जैसे आज मॉर्निंग के बैच में इनको पढ़ाया था TTS 9 to 10:30, इसकी नहीं, इसके बैच की बात करूँ। जैसे आज देखो ना 15 में, तो हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी इन्हें पढ़ाई थी आज। प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक मैंने इनको एनिमेशन ही पढ़ाया था, जैसे कोई ग्रेडियंट के अंदर एनिमेशन हो रहा है लगातार। ठीक है, तो इसमें कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, सारा कुछ CSS के थ्रू ही हो रहा था। ठीक है, तो सीख जाओगे सब चीज़ें क्या होती है। क्या क्या भेजा है, तुम सारे ग्रुप में नहीं हो तो नंबर था, तो मैं डायरेक्ट भेजता हूँ यार, उस वाले ग्रुप में डाल देता हूँ तुम्हारे मॉर्निंग वाले। 8368 660 लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ देखोगे FAQs, जनरली जो इंटरव्यू में आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये फाइल भी आपको डाउनलोड करके दे देते हैं। जैसे तुम्हारी इंटरव्यू की प्रेजेंटेशन की तैयारी हो जाएगी इस फाइल से। ठीक है, बस फिलहाल बाकी बुक वगैरह अपनी उसमें जाके देखना आप। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपने लॉगिन के हिसाब से आपको बुक्स मिलेंगी। मेरे पास देखो कितनी बुक्स आती हैं, एक पेज पर कितनी बुक्स हैं? 6। मैं 9 नंबर पेज पर अगर आता हूँ तो आप देखो मेरे पास कितने नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इवन उसके बाद भी इतनी बुक्स है मेरे पास।